गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय श्रीवास्तव जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, ये कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा है। आज हम लोग जो प्रौद्योगिकी यूनिट के अंतर्गत टॉपिक वैक्सीन के निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है अब तक विभिन्न प्रकार के वैक्सीन्स, जिनको हम टीका कहते हैं, के निर्माण में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके इतिहास में जानना चाहेंगे कि वास्तव में वैक्सीन किसे कहते हैं। व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन की अगर हम परिभाषा बताना चाहें या समझना चाहें तो वैक्सीन किसे कहते हैं। आप लोग बचपन से इसको सुनते हुए आ रहे हैं, इस शब्द को सुनते हुए आ रहे हैं। वास्तव में वैक्सीन एक तरह से मृत्यु अथवा रूपांतरित जीवाणु या विषाणु, या आप दोनों को मिला के कह सकते हैं रोगाणु का एक मिश्रण है, जो जंतुओं के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण उस शरीर विशेष में उन विशिष्ट रोगाणुओं से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जिससे कि वो भविष्य में उसी प्रकार के जीवाणु अथवा विषाणु के संक्रमण से शरीर को बचाया जा सके। तो आप कह सकते हो कि वैक्सीन कुछ और नहीं बल्कि कुछ विशेष जीवाणुओं अथवा विषाणुओं का जो है निलंबन है, घोल है। ऐसे जीवाणु विषाणु जो या तो मृत्यु है या तो रूपांतरित है, और उनको हमारे शरीर के भीतर इंजेक्शन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। हमारा शरीर उस मृत रोगाणु के प्रोटीन को या कह सकते हैं एंटीजन को पहचान करके उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण कर देता है, जिससे कि भविष्य में जब कभी उसी प्रकार के रोगाणुओं का संक्रमण हमारे शरीर पर हो तो वो एंटीबॉडीज तेजी से बन करके उनसे हमारे शरीर को बचा सकें। तो इसी को हम वैक्सीन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जब लोगों को लगाया जाता है, उसका प्रभाव देखा जाता है, उसको हम पूरा एक कार्यक्रम बना के करते हैं, जिसको टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। तो अगर देखा जाए वैज्ञानिक इतिहास में सबसे पहला टीकाकरण 1796 के आसपास एडवर्ड जेनर, आपने नाम सुना होगा, एडवर्ड
जेनर एडवर्ड जेनर नामक आप कह सकते हैं वैज्ञानिक या डॉक्टर ने सबसे पहला वैक्सीन जो है मानव के लिए निर्मित किया था, और वो काउपॉक्स का वैक्सीन था। काउपॉक्स एक बीमारी है, जैसे आप सुने होंगे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसी तरह से एक पॉक्स है काउपॉक्स, जो एक वायरस या कह सकते हैं वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। और यह वास्तव में एक विशेष विषाणु के कारण होता था या होता है, जिसका नाम है वैक्सीनिया। वैक्सीनिया कहते हैं इसको। तो वैक्सीनिया जो है, वैक्सीनिया नामक विषाणु से, इसी से शब्द लिया गया वैक्सीन। वैक्सीनिया से ही वो जो शब्द वैक्सीन है वो उसी विषाणु के नाम से, काउपॉक्स के विषाणु के नाम से ही डिराइव है। तो पहला जो है वैक्सीन एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में विकसित किया गया, काउपॉक्स नामक विषाणु जनित रोग के खिलाफ, जिसको हम वैक्सीनिया कहते हैं। तो इसके बाद 20वीं शताब्दी में कह सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ, जेनेटिक इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी आधारित टीके का निर्माण या वैक्सीन का निर्माण करना शुरू कर दिया। और जो टीका जैव प्रौद्योगिकी के आधार पर बनाया गया, अर्थात रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया, पुनर्योगज डीएनए तकनीक आधारित टीके का विकास शुरू हुआ, जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड कहते हैं। इससे जो वैक्सीन बनाए गए उनको हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन नाम दिया गया, अर्थात ये दूसरे पीढ़ी के वैक्सीन कहलाते हैं, एडवांस। अब कैसे इनको बनाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में क्या आधार लेते हैं, इसका मैं एक उदाहरण दे करके आपको बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल जो है, एक आपने सुना होगा यकृत की एक गंभीर बीमारी है जिसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी कई तरह के हेपेटाइटिस होते हैं और सबका अलग अलग प्रभाव है शरीर में, या कह सकते हैं लीवर पर। तो जो ये हेपेटाइटिस बी है, ये बहुत ही डेंजरस वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है, और ये आगे जाकर के कैंसर काज करता है। लीवर सिरोसिस को जो है उत्पन्न करता है, कैंसर, लीवर कैंसर। ये भविष्य में अगर ये एडवांस स्टेज में जाएगा तो लीवर कैंसर जैसे घातक रोग को उत्पन्न कर देता है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने
जो हेपेटाइटिस बी का वायरस था, हेपेटाइटिस बी का जो वायरस था उसके डीएनए को, उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, आप जानते हो कि प्रत्येक वायरस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, जिनको हम न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। अंदर कोर जो है वो न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है और बाहर का जो खोल है, कवर है, शीट है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, वो प्रोटीन का बना होता है। तो अंदर जो कोर है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। कभी भी किसी भी विषाणु के अंदर डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाए जाते, ये आप याद रखिए। तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, इसका जो विषाणु, इसका जो डीएनए है, इसके डीएनए मॉलिक्यूल को वैज्ञानिकों ने निकाल करके बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। बैक्टीरिया या प्लाज्मिड्स, जीवाणुओं के सामान्यता हमने आपको बताया है या पढ़ाया है, आपको याद होगा कि जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर अपना का एक मूल डीएनए होता ही है, साथ में उनमें और छोटे छोटे डीएनए के कह सकते हैं छल्ले पाए जाते हैं वृत्ताकार, जो अतिरिक्त डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बायोटेक्नोलॉजी में। प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम करते हैं, एक वाहक का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। तो यहां से प्लाज्मिड को निकाल लिया और ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं, इनको निकाला। इनका एक निश्चित बेस क्रम होता है, इनकी विशेषताएं होती हैं कि इनमें रिप्लिकेशन की क्षमता होती है, इनमें डीएनए को अपने साथ जोड़ने की क्षमता होती है, इनमें मार्कर यानी पहचान किया जा सकता है इनको एंटीबायोटिक्स के साथ रिएक्ट करा करके कि कौन सा प्लाज्मिड का कौन सा हिस्सा कहाँ है। तो ये प्लाज्मिड है, ये जो है प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड को कट करके ऐसे इसको काट करके इस तरह से एक विशेष एंजाइम से कट करते हैं, जिसको कहते हैं उस एंजाइम को जिससे ये कट किया जाता है उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस, अर्थात प्रतिबंधित या निर्बंधित जो है इंडोन्यूक्लिएजेस, उनसे कट करते हैं, यहाँ कट बन जाता है, और फिर उसी एंजाइम से इसके भी डीएनए को कट करते हैं, अर्थात विषाणु के भी डीएनए को कट करते हैं, उसको भी कट करते हैं सेम एंजाइम से, और फिर उस डीएनए के टुकड़े को ला करके ऐसे यहाँ पर जोड़ देते हैं, एनिलिंग कर देते हैं एक एंजाइम की सहायता से, जिसको डीएनए लिगेज कहते हैं, उससे जोड़ देते हैं और ये जुड़ जाता है ऐसे। अब इस तरह से ये जो प्लाज्मिड है इसमें अपना डीएनए है और विषाणु का भी डीएनए है, किस विषाणु का? हेपेटाइटिस बी का। ऐसे प्लाज्मिड को हम जो है अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, इसको हम अब जो है आरडीएनए कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और फिर इस प्लाज्मिड को ईस्ट की कोशिका में, ईस्ट एक कवक है, एस्कोमाइसीट्स का मेंबर है, एक कोशिकी कवक है, सिंगल सेलुलर कवक है, जिसको आप खमीर कहते हैं, जिसका काफ़ी उपयोग किया जाता है बेकरी में, ब्रेड बनाने में खमीर का उपयोग किया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सैक्रोमाइसिस है, सैक्रोमाइसिस। तो ईस्ट कोशिका के अंदर इसको प्रवेश करा देते हैं। यह एक ईस्ट कोशिका है, मान लीजिए ऐसे, वो यूकैरियोटिक कोशिका है ईस्ट कोशिका, उसमें उसका केंद्रक भी होगा, और इस प्लाज्मिड को इसके अंदर प्रवेश करा देते हैं। किस प्लाज्मिड को? ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जिसके
अंदर जो है विषाणु का भी डीएनए। अब इस प्लाज्मिड के प्रभाव से या इसमें जो डीएनए लेकर के आया है विषाणु का, उसके प्रभाव से इसमें प्रोटीन का निर्माण होगा, अर्थात ये जो है वायरल प्रोटीन का निर्माण करेगा। इसका जो डीएनए आया है विषाणु का, वो जो है इसके अंदर किसका संश्लेषण करेगा? विषाणु जनित प्रोटीन का, मतलब ऐसे प्रोटीन का निर्माण करेगा जो विषाणु के खोल को बनाने के लिए जिम्मेदार हो। तो इस प्रोटीन को, अब इस खमीर को जो एक कोशिका में हमने भेजा, तो इसको हम कल्चर कर लेते हैं। कल्चर मीडियम में जो है बहुत बड़ा कल्चर मीडियम बनाते हैं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, इसमें एक टैंक होता है और इसमें लाखों करोड़ों खमीर ये कोशिकाएं जो है विभाजित हो करके अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं, और साथ में ये प्लाज्मिड भी बढ़ेगा और वायरल प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ेगी जैसे जैसे कोशिकाओं का मतलब संख्या बढ़ेगा। और फिर यहाँ से हम लोग इस प्रोटीन को वायरल प्रोटीन को, जो हेपेटाइटिस बी का प्रोटीन है, वायरल प्रोटीन कैसे बना है? इसके कारण बना है। ये जो यहाँ लाया गया डीएनए वो संश्लेषण करता है। इस वायरल प्रोटीन को जो बना है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको सेपरेट यानी अलग कर लेते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं, छान लेते हैं उसमें से, और फिर इस प्रोटीन को हम टीके के रूप में, निलंबन के रूप में, सस्पेंशन के रूप में, ये जो सेपरेटेड वायरल प्रोटीन है उसका हम सस्पेंशन तैयार करते हैं। उसका जो है निलंबन तैयार करते हैं, सस्पेंशन तैयार करते हैं, निलंबन तैयार करते हैं, मिक्सचर है, ये घोल है एक तरह से कह सकते हैं। और फिर इस सस्पेंशन को टीका या इंजेक्शन के माध्यम से हम मानव शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। फिर इसको हम वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के लिए उपयोग में ले आते हैं, इसका वैक्सीनेशन कर देते हैं। और जब वैक्सीनेशन करते हैं तो इसके प्रभाव से, चूंकि ये प्रोटीन है, वायरल प्रोटीन है, तो यह एक तरह से कह सकते हैं एक एंटीजन है, फॉरेन प्रोटीन एंटीजन है। तो इसके कारण हमारे शरीर के अंदर उस विशेष एंटीजन, इस प्रोटीन के प्रभाव से इससे लड़ने के लिए एक विशेष एंटी बॉडीज का निर्माण होता है, अर्थात उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं। और फिर ये एंटीबॉडीज थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में सुरक्षित पड़े रहते हैं। जब कभी भविष्य में हमको हेपेटाइटिस बी वायरस का संक्रमण में हमारा शरीर आएगा, तो फौरन ये एंटीबॉडीज तेजी से प्रोलिफरेट करके अपनी संख्या हजारों लाखों गुना बढ़ा करके तुरंत जो है इसको खत्म करने के लिए, इसको काउंटर एक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, और शरीर में फिर जो है हेपेटाइटिस बी का संक्रमण नहीं हो पाता और हमारा लीवर सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरह से जो है बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से हमने कितना सेफ एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया या ऐसा वैक्सीन डेवलप कर लिया हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए। तो ये आज तो हम लोग और एडवांस हो गए हैं। अब तो हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने जो है एडेबल, खाने योग्य जो है एंटी कह सकते हैं वैक्सीन तैयार कर दिए हैं। इसी हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए इसके जीन्स को हमने यहाँ प्लाज्मिड और ईस्ट कोशिका का उदाहरण दिया था, वो उसके अलावा सीधे इसके डीएनए को प्लाज्मिड के माध्यम से पोटैटो, आलू के कोशिकाओं में डाल दिया गया, आलू जो ट्यूबर है उसमें डाल दिया गया, और जिसके प्रभाव से, इस वायरल जीन के प्रभाव से आलू की जो ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें जो है एंटीजन का निर्माण होने लगा, उस वायरल एंटीजन का या वायरल प्रोटीन का निर्माण होने लगा। और फिर जब हम लोग उस आलू को खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर स्वतः जो है वैक्सीनेशन या एंटीबॉडीज का निर्माण
होने लगेगा, क्योंकि हम जो है उस आलू के साथ वायरल प्रोटीन को भी खा रहे हैं, जो खोल है उसका। और हम आप जानते हैं कि विषाणु का प्रोटीन नहीं, उसका डीएनए खतरनाक होता है, अगर वो अंदर जाएगा तब हमको जो है परेशान करेगा। तो उस डीएनए को हम अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं, केवल प्रोटीन उसका बाहरी खोल जो कैप्सिड का हिस्सा है उसको हम कह सकते हैं वैक्सीन्स के रूप में, एक सस्पेंशन के रूप में, निलंबन के रूप में हम लोग ले रहे हैं। और जैसे ही जो है ये आता है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। तो हमारे वैज्ञानिक और आगे निकल गए और वो जो है कह सकते हो आप एडिबल जो है वैक्सीन का निर्माण करने लगे, खाने योग्य, जिसको हम खा सकते हैं। और इसका एक बढ़िया उदाहरण जो है हेपेटाइटिस बी है। यही नहीं, टमाटर में, अन्य खाद्य में, फलों में जो है वैक्सीन जो है पर्याप्त मात्रा में जो है उपलब्ध किए गए हैं। तो अब ये और एडवांस टेक्निक होती जा रही है, जिससे हमें जो है वैक्सीन की जो है अब हमको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम फल खाएंगे, हम सब्जी खाएंगे, हमको उसी में वैक्सीन मिल जाएगा। पोलियो की वैक्सीन आप लोगों ने सुना है, पहले इंजेक्शन से दिया जाता है, अब ओरल ड्रॉप दिया जाता है पोलियोमाइलाइटिस का। तो वो भी एक जो है अच्छा वो है एडवांसनेस है। उसको इंजेक्शन से ओरल ड्रॉप बनाने में कई दशक लग गए वैज्ञानिकों को, क्योंकि बच्चों को इंजेक्शन लगाने में पेन या इस तरह की थी। तो ये सोचा गया कि नहीं, अगर ये ड्रॉप के रूप में हो तो और बेहतर होगा। तो इस तरह से ये जो है वैक्सीन के निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, मैं आपको एक उदाहरण दे करके इसको समझाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे वैक्सीन विकसित किए गए हैं। आप अपनी कक्षा की, अपने कोर्स की किताब से उसको देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ये टॉपिक थोड़ा बढ़ता जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते। हमें आपको इसको समझना पड़ेगा, भले ही थोड़ा समय लगे, क्योंकि आगे की कक्षाओं में भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।